न्यूज एंड व्यूज में बात करेंगे सबसे पहले बिहार की, क्योंकि महामुकाबले में अब कुछ ही दिन बाकी है। मुकाबला जोरदार और एक दूसरे पर हमले लगातार तीखे होते जा रहे हैं। अब तक महागठबंधन की ओर से घटक दलों के बीच में सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया गया। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का 8वां और आखिरी दिन है। ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि आज खत्म हो रहे पहले चरण के नामांकन के पहले आज सभी दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के आखिरी दिन से ठीक एक दिन पहले देर रात कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 48 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस ने बिहार चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा से और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को कदवा से मैदान में उतारा है। वैशाली से अजय कुशवाहा आरजेडी से टिकट आपको बता दें मैदान में है। तो वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो संजीव सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन दलों ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। देखिए, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और अन्य दलों के महागठबंधन की ओर से ये उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है, और आपको ये भी बताया कि किन किन सीटों पर यहां पर पेच फंसा था। दरअसल महागठबंधन में कहलगांव, लालगंज, वैशाली, बछवाड़ा और लखीसराय सीट पर पेच फंसा था। कांग्रेस गुरुवार की शाम में 5 में से 4 सीटों पर बिना आरजेडी से बात किए अपने प्रत्याशी उतार दिए। कांग्रेस ने लालगंज से आदित्य कुमार राजा और इसी के साथ वैशाली से इंजीनियर संजीव सिंह और बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीबदास को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ साथ लखीसराय से अमरीश कुमार अनीश को टिकट दिया गया। देखिए, कांग्रेस की लिस्ट जारी करने के साथ ही आरजेडी की भी सीनियर नेताओं की मीटिंग हुई और इस बैठक में यह तय किया गया कि उन सभी सीटों पर आरजेडी भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। महागठबंधन के दो बड़े घटक दलों के बीच बढ़े दरार के बाद महागठबंधन के बंधन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और जेडीयू की इस तकरार में मुकेश सहनी को फायदा हो गया। दरअसल बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के रुख मुकेश सहनी से लगातार परेशान थे। 60 सीटों और उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे सहनी को तेजस्वी यादव ने 18 सीटें देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बात नहीं बनी थी। नामांकन का समय नजदीक आने पर सहनी ने बाकी तेवर यहां पर अपना लिए। और इसी के साथ देखिए, नामांकन के आखिरी दिन से पहले ही आरजेडी ने अफजल खान को टिकट वहां से वापस ले लिया। अब दरभंगा के गौड़ा बोराम सीट से मुकेश सहनी चुनावी मैदान में है, यानी चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही मुकेश सहनी की वीआईपी को 15 सीटें दी गई है। हालांकि वीआईपी की जो सीटें हैं वो फाइनल हो पाने पर मुकेश सहनी की पार्टी के प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं हुए थे। अब आरजेडी से सीट बंटवारे पर सहमति बनने के बाद वीआईपी के अन्य उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जल्द आ जाएगी। कांग्रेस मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम और सीटों की मांग से नाराज थी, लेकिन आखिर समय में मुकेश सहनी को 15 सीट और आरजेडी से राज्यसभा का ऑफर देकर उन्हें समझा लिया गया। और अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ कनेक्ट हो गई है। अदिति, बीते दिन भी हमने देखा कि किस तरह से महागठबंधन में लगातार सीटों को लेकर पेच फंसा रहा, लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई। अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आरजेडी भी उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एनडीए के डिसिप्लिन और महागठबंधन के तौर तरीकों का फर्क यहाँ पर आज हम चर्चा करते हैं। कई बार आपने एक कहावत सुनी होगी कि टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो जाता है। ये वही हुआ। जिस बात का डर है लोगों में, आप नरेंद्र मोदी को महागठबंधन के नेता, महागठबंधन का आके नरेंद्र मोदी को साइडलाइन करना चाहते हैं, राजनीति से बाहर करना चाहते हैं, पर उसके लिए आपको अपनी रणनीति को भी उतना मजबूत करना होगा। अब एक बात बताइए कि महागठबंधन होता क्यों है, या किसी का भी गठबंधन होता क्यों है? एनडीए में गठबंधन इसलिए हुआ क्योंकि सब अलग अलग जातियों की अलग अलग जातियां भारतीय हैं। जेडीयू अति पिछड़े को साथ लाएगा, चिराग पासवान अलग तरीके से नेताओं को, दलितों को साथ लाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा, सबको साथ, सब अलग अलग नेताओं को साथ लाके फिर वो ताकत बनेगी। एक से भले दो, से भले तीन। यही सोचकर महागठबंधन साथ आया था पूरे देश में, बिहार में भी, कि कांग्रेस और आरजेडी, मुकेश सहनी मिलकर नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को बाहर करेंगे। लेकिन अब एक लॉजिकल बात यह है, इसे बोलते हैं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाना चुनाव शुरू होने से पहले।
जहां पर आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस जहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, टिकट वितरण महागठबंधन में ऐसा ही होता है ना, अलायंसेस में ऐसा ही होता है कि जहां पर हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं हम उतरेंगे, जहां पर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं आप उतरेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही पर दो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ईगो इश्यूज है। अब आरजेडी का वोट बैंक भी क्या है? मुस्लिम वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है। और कांग्रेस का वोट बैंक भी कौन है? मुस्लिम वोट बैंक है, यादव है, अति पिछड़ा है। अगर आप एक दूसरे की वोट में सेंधमारी करेंगे तो ये आप बल किसको दे रहे हैं? आप जाहिर तौर पे सामने जो आपकी लड़ाई कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एसजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, उसको ताकत दे रहे हैं। सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि हम ओवैसी को बी टीम कहते हैं, हम दूसरी पार्टियों को, प्रशांत किशोर को बी टीम कहते हैं, लेकिन आप आमने सामने ही खड़े हो जाते हैं तो जाहिर तौर पे आप भी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। अंततः आप भी वोटों में। लेकिन अदिति, एक सवाल यहाँ ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर अनबन नजर आ रही है। तो आगे आने वाले चुनाव में किस तरह से जनता के बीच विश्वास जता पाएगी? बिल्कुल रचना, और यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब आप आरजेडी कांग्रेस का वोट काटेगा, कांग्रेस आरजेडी का वोट काटेगा, तो आप बीजेपी या एनडीए के सामने लड़ रहे हैं, एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। और वो कार्यकर्ता जो अभी तक ये सोचा गया था कि हम गठबंधन में हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उन सीटों पे जहां आरजेडी लड़ रही है वहां पर भी मदद करेंगे, और आरजेडी के कार्यकर्ता जब कांग्रेस लड़ रही है वहां मदद करेंगे। लेकिन अब वही आरजेडी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने जाकर खड़े हो गए हैं। तो पहली बात तो आपने खुद ही अलायंस के बीच में राइवलरी पैदा कर दी। दूसरी बात है आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है तो आप जनता को क्या दे पाएंगे? आप सरकार में कैसे एक साथ आ पाएंगे? तब भी आप दावा ठोक देंगे कि होम मिनिस्टर आरजेडी का होगा, तब भी आप दावा ठोक देंगे कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री कांग्रेस की और आरजेडी दोनों की होगी, आप मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, तब भी लड़ाई होगी। तो जनता बैकस्टेप करेगी और फिर वो एनडीए को। ठीक है अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। पटना से सर्वेश सिंह भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सर्वेश, लगातार हम देख रहे हैं कि महागठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर तनातनी जारी है, लेकिन मुकेश सहनी को जिस तरह से ऑफर दिया गया 2 एमएलसी और राज्यसभा, क्या अब मुकेश सहनी मान चुके हैं? रंजना, देखिए, मुकेश सहनी कल देर शाम तक नहीं माने थे, लेकिन जब उनको ये बताया गया तेजस्वी यादव के द्वारा कि आपको 15 सीटें तय की गई हैं महागठबंधन में, आपको 15 सीटें दी जाएंगी, वो 15 सीटें भी उनको बता दी गई कौन कौन सी वो 15 सीटें हैं। और उसके बाद यह भी कहा गया कि 2 एमएलसी की सीटें हैं उनको दी जाएगी और 1 राज्यसभा की सीट भी उनको दी जाएगी, जिसके बाद मुकेश सहनी के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा था, कोई रास्ता नहीं बचा था। देखिए, एक रास्ता उनके पास था कि वो एनडीए खेमे में जा सकते थे, लेकिन चिराग पासवान ने कल जो उनके 29 उम्मीदवारों की जो लिस्ट थी उसको पूरी तौर पे मुकम्मल तरीके से जारी कर दी, क्योंकि चिराग पासवान को भी ऐसा लग रहा था कि अगर चिराग पासवान ज़्यादा नखरे करेंगे तो हो सकता है कि एनडीए में मुकेश सहनी की एंट्री हो जाए और उनकी सीटें कम हो जाएं। तो इसको लेकर चिराग पासवान ने पासा फेंका और नहले पर दहला मारते हुए तुरंत अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा कल ही शाम को कर दी। और ये जब घोषणा हो गई तो मुकेश सहनी के पास अब एनडीए में जाने का भी रास्ता जो था वो बंद हो चुका था। मुकेश सहनी कल सुबह दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, फिर उसको आगे शिफ्ट किया गया, 4 बजे करने वाले थे, फिर उसको 6 बजे शाम को करने वाले थे। बाद में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खुद नहीं किए और उनके प्रवक्ताओं ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया और उसमें यही कहा कि अभी बातचीत चल रही है, बातचीत क्लियर हो जाएगी तो आपको बताया जाएगा, फिलहाल अभी बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो मुकेश सहनी के पास जो था, महागठबंधन ने कोई भी तर्कस में तीर नहीं छोड़े थे कि वो चला सकें, जैसा कि पिछली बार उन्होंने किया था। लेकिन और इस बार उनको 15 सीटों से संतोष करना पड़ा और जो वादे किए गए हैं उन वादों पे संतोष करना पड़ा। ये भी कहा गया कि सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम के पोस्ट पे भी विचार किया जाएगा, जिसके बाद मुकेश सहनी के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर घर में बवाल हो, घर में अगर झगड़ा हो तो बाहरी उसका फायदा उठा लेते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जो घर में आपस में जो फूट पड़ी है, कांग्रेस जिस तरीके से आरजेडी के 4 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, अगर 20 तारीख के पहले ये नाम वापस नहीं लेता है कोई भी एक दल का उम्मीदवार तो निश्चित तौर पे देखिए फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिल सकती है। और जब आपस में ये लड़ाई लड़ेंगे तो फिर एनडीए से कहाँ जीत पाएंगे। बिल्कुल। सर्वेश, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे, आगे भी खबरों में आपसे अपडेट लेंगे।
क्योंकि लगातार हम बात भी कर रहे हैं टिकट बंटवारे को लेकर, क्योंकि इस बार जो टिकट बंटवारा हुआ उसमें एनडीए में भी विधायकों के जमकर टिकट कट रहे हैं। अगर हम बात करें एनडीए टिकट बंटवारे में तो कुल 27 विधायकों के टिकट कटे हैं। इसमें से जेडीयू के 8, बीजेपी के 17 है और गठबंधन के अन्य 2 घटक दलों के विधायक भी इसमें शामिल है। अगर हम बात करते हैं जातीय समीकरण की तो एनडीए में जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है इनमें बैकवर्ड और इकोनॉमिक बैकवर्ड उम्मीदवार भी अगर शामिल है 117 है। सवर्ण की बात करें 84, मुस्लिम की बात करें 5 और महिलाएं इसमें 35 शामिल हैं। तो देखिए किस पार्टी में कितने सवर्ण उम्मीदवार, अब इसका जिक्र कर लेते हैं और इसी के साथ ये डेटा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। अब देख लेते हैं कि किस पार्टी में कितने सवर्ण उम्मीदवार है, यानी कि 84 सवर्ण में से सबसे अधिक बीजेपी ने 48, जेडीयू में 22 और आरएलएम में 2 और एचएम में 2 और एलजेपीआर ने 10 उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए के सवर्ण उम्मीदवारों का जातीय समीकरण भी आप समझिए। देखिए सवर्ण उम्मीदवारों में जातियों के लिहाज से देखें तो सबसे अधिक राजपूत बिरादरी के 36 उम्मीदवार हैं, जबकि भूमियार 31 हैं। ब्राह्मण 15 और कायस्थ उम्मीदवार 2 हैं। इनमें से भी अगर देखें तो बीजेपी जेडीयू ने एक कायस्थ उम्मीदवार को टिकट दिया है और एससी के लिए सुरक्षित 38 सीटों में जेडीयू ने 15, बीजेपी ने 12, एचएम ने 4 और एलजेपीआर ने 7 उम्मीदवार दिए हैं, जबकि जेडीयू बीजेपी ने एक एसटी प्रत्याशी भी दिए हैं और यादव उम्मीदवारों में भाजपा ने 4 और जेडीयू ने 8 उम्मीदवारों को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा, जबकि एलजेपीआर की सूची में 4 यादव जाति के उम्मीदवार इसमें शामिल हैं। सर्वेश हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी कनेक्ट है। सर्वेश, एनडीए की तरफ से भी सीट की घोषणा की जा चुकी है और यहां पर हम देखें जातीय समीकरण को, तो यहां पूरी तरह से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, बैलेंस किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सवर्ण जातियों को जिस तरीके से टिकट दी गई है, क्योंकि सवर्ण एक तरह से कहा जाता है कि एनडीए का वोट बैंक है और जिस तरीके से अति पिछड़ा और पिछड़ा का जाति जनगणना के बाद जो वोट बैंक देखने को मिला है उसके आधार पे जो 40 सीटें हैं, 38 सीटें एससी की और 2 सीटें एसटी की, उनको भी साधने की कोशिश की गई है। उनको भी जनसंख्या के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व देखने को मिला है और निश्चित तौर पे देखिए एनडीए ने बहुत सोच समझकर टिकटों का बंटवारा किया है और जिस तरीके से उन्होंने चयन किया अपने उम्मीदवारों का, वो कहीं ना कहीं लगातार हम इस बात को कह रहे थे कि जातीय समीकरणों का खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि बिहार में जातीय गणना होने के बाद सबसे ज़्यादा इसका किसी को फ़ायदा हुआ है तो पॉलिटिकल पार्टीज को हुआ है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि किस सीट पर किस जाति का वोट सबसे ज़्यादा है, किस सीट पर। और इसके अलावा ये भी देखने को मिला है कि एनडीए ने यह भी देखा है कि उस सीट पर जिस कैंडिडेट को दे रहे हैं उसके खिलाफ दूसरा कैंडिडेट महागठबंधन की तरफ से कौन हो सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने वैसे ही कैंडिडेट पे दाव खेला है जो जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं। और जातीय समीकरण को खास ध्यान में रखते हुए तमाम एनडीए के घटक दलों ने सीटों का बंटवारा किया है, टिकटों का बंटवारा किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एनडीए इस मामले में एज ले चुकी है। और यही वजह है कि महागठबंधन अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि 243 सीटों पे उनके उम्मीदवार कौन होंगे। बस 48 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस की तरफ से आई है और बताया यही जा रहा है कि अभी तक 100 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको कि महागठबंधन ने तय कर लिया है अभी, लेकिन 21 उम्मीदवार और हैं जिनको कि तय किया जाना बाकी है। बताया जा रहा है कि उनका भी चयन कर लिया गया है, जिसमें 15 जो हैं मुकेश सहनी की पार्टी से ही हैं और बाकी जो बचे हुए 6 उम्मीदवार हैं वो अलग अलग गठबंधनों के हैं, चाहे वो वाम दलों के हों, कांग्रेस के हों और आरजेडी के हों, तो उनकी भी पहचान कर लिया। उनको भी एक तरह से कहा जाए तो सिंबल अब दे दिया गया है और उनको भी इस मैदान में डटे रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि एनडीए ने यहाँ पर जातीय समीकरण को साधा है, क्योंकि सवर्णों और ओबीसी को यहाँ पर साधने का जो पूरा प्रयास है सर्वेश वो किया गया और यही वजह है कि करीब जो आंकड़ा है वो 85 कैंडिडेट से जो उतारा गया है। जी बिल्कुल, देखिए 84 सवर्ण कैंडिडेट हैं जिनको कि एनडीए ने टिकट दिया है, जिसमें भूमियार, राजपूत, कायस्थ और ब्राह्मण। एक आपने कुछ दिनों पहले एक बयान सुना होगा आरजेडी के लोगों की तरफ से, आरजेडी के पूर्व विधायक और विधायकों की तरफ से लगातार ये बयान आ रहा था कि भूरा बाल साफ होगा इस बार, मतलब भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, जिसको लाला मतलब कायस्थ को बोलते हैं यहाँ बिहार में, तो इनका सफाया होगा इस बार एनडीए जब महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस बात को कहीं ना कहीं लोगों ने दिल पे ले लिया था। बिहार के वोटर बहुत संजीदा हैं और उन्होंने सीधे तौर पे इसको दिल पे लिया और एनडीए ने इसको साधने की कोशिश की, क्योंकि पता है कि इस बयान का असर जो है वो सवर्ण जातियों में काफ़ी ज़्यादा है और सवर्ण इसको लेकर गोलबंद भी हो चुके हैं और एनडीए ने इसको साधने की पूरी तौर पे कोशिश कर ली है।
ठीक है सर्वेश, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे। आगे भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई अपडेट है जिस पर आपसे बातचीत करेंगे। क्योंकि देखिए महागठबंधन में नामांकन के आखिरी दिन तक सुलह नहीं हो पा रही है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक भी धुआंधार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सीएम योगी, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बिहार में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी ने सारे एनडीए को बांध कर रखा हुआ है। जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा, सबकी नाराजगी वक्त रहते दूर कर दी गई। अब सीटों पर जीतने पर ध्यान दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी है जिसने नामांकन से एक दिन पहले अपनी सूची को जारी किया है। एनडीए तो अपने नेताओं के नामांकन के गाजे बाजे से करवा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कांग्रेस जिसने जस्ट एक दिन पहले अपनी सूची जारी की है और लोगों में एनडीए को लेकर खासतौर पर लहर भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें गया जी से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार भी आज अपना नामांकन भरेंगे। उनके नामांकन में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, डिप्टी सीएम मुकेश, अब आपको बता दें इस दौरान शामिल वो रहने वाले हैं। तो देखिए तमाम किस तरह से जो सीएम हो या मंत्री प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तो देखिए जहां महागठबंधन में एकजुटता नहीं दिख रही है, वहीं एनडीए पूरी ताकत से मैदान में उतरी है। लगातार आप देखिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है और आज दूसरे दिन भी बीजेपी की तरफ से धुआंधार प्रचार करने के लिए मैदान में खुद बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे रहने वाले हैं। यानी कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह छपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं गया और नवादा में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी एक सभा करने वाले हैं। सीतामढ़ी में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा जनसभा को संबोधित करेंगे। नवादा और सिवान में भी सीएम धामी की जनसभा होगी। चुनावी हुंकार भरते नजर आने वाले हैं। दूसरी तरफ अब राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी और बेतिया, रक्सौल, मधुबनी में जनसभा करने वाली हैं। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नवादा और सिवान में जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह के नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान ने बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। अब अमित शाह ने क्या कहा है उसका हम जिक्र करते हैं। अमित शाह की तरफ से कहा गया कि मैं ये तय करने वाला नहीं हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। फिलहाल हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद सभी सहयोगी दल बैठकर अपने नेता का चयन करेंगे। ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद खुद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि बीजेपी की सीटें अधिक होने के कारण मुख्यमंत्री भी उसका ही होना चाहिए। लेकिन हमने हमेशा अपने गठबंधन का सम्मान किया और नीतीश कुमार को उनकी वरिष्ठता और सम्मान के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया। ये स्टेटमेंट दिया गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। देखिए अमित शाह ने इसके साथ ही ये भी कहा कि नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति का एक प्रमुख समाजवादी नेता है। और सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए। सर्वेश, गृह मंत्री अमित शाह जो कि लगातार आप देखिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में कैंप कर रहे हैं। जो नाराजगी थी तमाम बड़े नेताओं की उन्होंने दूर की, लेकिन नीतीश कुमार को जो अब स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उससे लेकर अब किस तरह से बिहार की सियासत में हलचल है? रंजना देखिए, अमित शाह ने कल देर शाम यह बात कही है और अमित शाह के इस बयान के बाद से सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। जेडीयू में इसका खासा विरोध है। हालांकि मुखर तौर पर अभी तक किसी ने कुछ बयान जारी नहीं किया, लेकिन जो अंदर खाने से खबरें आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार नाराज़ है। अमित शाह से मुलाकात उनकी टाल दी गई है और अभी तक उनकी मुलाकात अमित शाह से नहीं हो पाई है। अमित शाह की बात बिल्कुल दिगर है। जैसा कि उन्होंने कहा कि 2020 में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम से कहा था कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए क्योंकि बीजेपी की सीटें ज़्यादा हैं। और हालांकि नीतीश कुमार कई मौक़ों पे 2020 के चुनावी सभाओं में कई मौक़ों पर ये कह चुके थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद वो 5 साल तक उनको सीएम बनाकर रखा गया। फिर 2020 से 25 भी वो मुख्यमंत्री रहे। 2025 में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात लगातार बीजेपी करती रही है, तमाम घटक दल के लोग करते रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो कौन होते हैं मुख्यमंत्री तय करने वाले। मुख्यमंत्री तो विधायक दल की बैठक में तय होता है और जब चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी तब यह तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो एक तरह से अमित शाह ने नीतीश कुमार के बयानों का ही हवाला देते हुए इतनी बड़ी बात कह दी है जिसको लेकर जेडीयू खेमे में हलचल है और जेडीयू में बेचैनी है। और इस बात को लेकर अब एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार की नाराज़गी भी
कही जा रही है कि सामने आ गई है। हालांकि उनका आज का कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं आया नीतीश कुमार का। कल वो कई जगहों पे मौजूद थे, सराय रंजन गए थे, वहाँ पे उन्होंने नॉमिनेशन करवाया विजय चौधरी का, वहाँ पे सभा को भी संबोधित किया, लेकिन आज अभी तक उनका कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं आया है। और माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराज़गी का आलम यही है कि उन्होंने फिलहाल अपने कार्यक्रम रद्द किए हैं और अभी तक कोई उनका कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। और जहां तक बात है, इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश अब बीजेपी की तरफ से होगी। हालांकि अमित शाह अभी फ़िलहाल छपरा के लिए, सारण के लिए निकल चुके हैं, वहां 2 सभाएं उनकी होनी है, शाम को बुद्धिजीवी सम्मेलन उनका होना है। तो अभी अमित शाह जब पटना आएंगे तब इस बाबत समझ में आएगा कि आखिर क्या बात होती है और कौन कौन से लोग फिर से नीतीश कुमार के मनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि संजय झा और ललन सिंह इसके लिए विशेष दूत बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। उनसे कहा गया है कि बयानों के मायने कुछ अलग होते हैं और बातें कुछ अलग होती हैं। तो ये तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से कोई संदेश इस तरह का नहीं आया है कि इस बयान के बाद वो उनकी नाराजगी दूर हो गई हो। तो एक तरह से कहा जाए तो बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन में फिर से अमित शाह के इस बयान से भूचाल आ गया है और निश्चित तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की गठबंधन में एंट्री हो चुकी है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को 3 सीट दी गई है। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। आईआईपी के प्रत्याशी आरजेडी कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट मिल रही है चुनाव से जुड़ी हुई। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो महागठबंधन में जिसकी एंट्री हो चुकी है, 3 सीटें दी गई हैं। सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रही हैं। हालांकि भी आधिकारिक जानकारी आना बाकी है। आईआईपी के प्रत्याशी आरजेडी और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे।